नमस्कार दोस्तों। अपन जो पढ़ रहे थे, अपना जो टॉपिक था वो था चुनाव आयोग। और संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अपन ने पढ़ा कि चुनाव आयोग का गठन किया जाता है। चुनाव आयोग के गठन के बारे में पढ़ा, निर्वाचन आयुक्तों के बारे में पढ़ा, चुनाव आयोग के कार्यों के बारे में पढ़ा। और आज अपन पढ़ेंगे चुनाव सुधार से संबंधित जो समितियां थी, कौन कौन सी समिति बनी और उन्होंने क्या क्या सुझाव दिए, उन सब के बारे में आज अध्ययन करेंगे। चुनाव सुधार समितियों को पढ़ने से पहले अपन पढ़ेंगे चुनाव आयोग के संबंध में, चुनाव सुधार के संबंध में, चुनावों के संबंध में कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान किए गए, उन संवैधानिक प्रावधानों के का अध्ययन उससे पहले करेंगे। उसके बाद हम चुनाव सुधार समितियों के बारे में अध्ययन करेंगे कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या सुधारों का सुझाव दिया। और उसके आगे अपन पढ़ेंगे कि उसमें कौन कौन से सुधार लागू हुए, कौन कौन से नहीं लागू हुए। इन सब बिंदु पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चुनाव से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। तो अपने को पता है कि संविधान का जो भाग 15 है, भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं और प्रावधान अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में किए गए हैं। भाग 15 में 324 से लेकर 329 में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। जैसा कि 324 में हमने पढ़ा कि चुनाव आयोग के गठन के बारे में बताया गया था। 325 में कहा गया कि निर्वाचन नामावलियां तैयार होनी चाहिए जिसके आधार पर चुनाव करवाया जा सके। 326 में वयस्क मताधिकार की बात की गई है, जिसमें आयु पहले 21 वर्ष रखी गई थी, उसके बाद उसको घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 327 में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन के बारे में बताया गया और परिसीमन के बारे में हम निर्वाचन आयोग के कार्यों में पढ़ा था कि 4 परिसीमन आयोगों का गठन हो चुका है। 2002 का जो परिसीमन आयोग था वो अंतिम परिसीमन आयोग था। अनुच्छेद 328 राज्य विधानमंडलों को निर्वाचन से संबंधित उपबंध तैयार करने के अधिकार प्रदान करता है। और अनुच्छेद 329 है, वो कहता है कि परिसीमन आयोग द्वारा जो भी परिसीमन किया गया है उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 329 से परिसीमन आयोग द्वारा किए गए परिसीमन को चुनौती से मुक्त करता है। ये थे मुख्य मुख्य प्रावधान। इसके बाद अपन देखते हैं कि अनुच्छेद 330, 31, 32 और 33 में स्थानों का आरक्षण निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 330 में SC व ST के स्थानों का आरक्षण का प्रावधान है। लोकसभा में SC ST के स्थान आरक्षित किए गए हैं। अनुच्छेद 331 में लोकसभा में जो 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति हैं उनके स्थान आरक्षित किए गए हैं। अनुच्छेद 332 है, वो राज्य विधानसभा में SC ST के स्थानों का आरक्षण प्रदान करता है। जिस प्रकार 330 लोकसभा में करता है उसी प्रकार 332 से राज्य विधानसभा में करता है। अनुच्छेद 333 है, वो राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक व्यक्ति का स्थान आरक्षित करता है। तो इस प्रकार ये जो 4 प्रावधान है, अनुच्छेद हैं, इनमें स्थान आरक्षित किए गए हैं। चुनाव की जब बात करते हैं तो चुनाव हेतु जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 बनाया गया था और उसी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत वर्तमान में चुनाव कार्य संपन्न होते हैं। ये थी संवैधानिक प्रावधानों की बात कि चुनाव हेतु कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान किए गए। अब हम देखते हैं कि चुनाव सुधार हेतु किन किन समितियों का गठन किया गया। तो समितियों में सबसे जो पहली समिति थी वो थी जगन्नाथ राव समिति और इसका गठन किया गया था 1971 में। चुनाव सुधार हेतु ये प्रथम प्रयास था और ये एक संसदीय समिति थी। इस प्रकार की समिति थी, संसदीय समिति थी और उसने 1972 में अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी। 1972 में रिपोर्ट दी थी। इसके बाद दूसरी जो समिति थी वो थी चौहान समिति, YV चौहान समिति 1972 में जिसका गठन किया गया था और ये भी एक संसदीय समिति थी। चौहान समिति भी एक प्रकार की संसदीय समिति से थी, संसद द्वारा गठित समिति थी और इस समिति ने सुझाव दिए थे कि जो निर्वाचन आयोग है उसको बहुसदस्यीय बनाया जाए। निर्वाचन आयोग को कैसा सदस्यीय बनाया जाए? बहुसदस्यीय। अपन ने पढ़ा था कि 1950 से लेकर 1989 तक एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग था। इसे सबसे पहले चौहान समिति ने कहा कि इसको बहुसदस्यीय बनाया जाना चाहिए। दूसरा, इसने सुझाव दिया था कि आकाशवाणी पर चुनाव प्रचार होना चाहिए और इस हेतु सभी दलों को समान समय दिया जाना
चाहिए। चुनाव प्रचार आकाशवाणी पर किया जाए और इस हेतु सभी दलों को समान समय पर प्रदान किया जाए। इसके अलावा इसने तीसरा सुझाव दिया था कि निर्वाचन प्रणाली है उस प्रणाली में बुनियादी परिवर्तन हेतु एक विशेष समिति का गठन किया जाए। प्रणाली में बुनियादी परिवर्तन किया जाए और इस हेतु एक समिति का गठन किया जाए। इस प्रकार ये 3 सुझाव इसने दिए थे कि निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय बनाया जाए, निर्वाचन प्रणाली में बुनियादी सुधार हेतु विशेष समिति का गठन किया जाए और आकाशवाणी पर प्रचार हेतु सभी दलों को समान समय दिया जाए। इसके बाद महत्वपूर्ण समिति तारकुंडे समिति 1974 में महत्वपूर्ण समिति कहा जाता है जिसने अनेक सुझाव प्रदान किए और बहुत सारे सुझाव इनके द्वारा दिए गए लागू भी किए गए। तारकुंडे जो समिति है उसका गठन 1974 में किया गया और सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी एक समिति थी, सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी, जिसके अध्यक्ष थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण द्वारा इस समिति का गठन किया गया था। न्यायमूर्ति वीएम तारकुंडे की अध्यक्षता में इस समिति का गठन सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी समिति द्वारा किया गया था और इस समिति ने जो अपनी रिपोर्ट थी वो 1975 में प्रस्तुत की। तो इसके जो सुझाव थे उन सुझावों की बात करते हैं। तो जो प्रमुख सुझाव था उसका मताधिकार की जो आयु निर्धारित की गई थी 21 वर्ष, उसके स्थान पर 21 को घटाकर कितना कर दिया जाए, 18 वर्ष कर दिया जाए। सभी राजनीतिक दलों के आय व्यय का ब्यौरा अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाए। ब्यौरा हो सभी राजनीतिक दलों का, कितनी आय हुई, कितनी व्यय हुई, इसके बारे में इन्होंने सुझाव दिया। इसने कहा कि उम्मीदवार के जो चुनाव खर्च है उनकी जांच की जानी चाहिए और चुनाव की खर्च की सीमा को दुगुनी कर देनी चाहिए। राजनीतिक दलों को दान देने वालों को आयकर छूट का सुझाव भी इसने दिया कि जो भी व्यक्ति इसको दान दे उसको आयकर में छूट प्रदान की जाए। सरकार द्वारा राजनीतिक दलों को निःशुल्क प्रचार सामग्री उपलब्ध करवाई जाए, ये भी सुझाव इसने दिया था। इसका महत्वपूर्ण अन्य सुझाव था काम चलाऊ सरकार का सिद्धांत दिया था इसने। चुनाव के समय काम चलाऊ सरकार सिद्धांत लागू हो, यानी कि सरकार जो है वो काम चलाऊ सरकार के रूप में जितने दिन चुनाव हो इतने दिन काम चलाऊ सरकार के रूप में कार्य करे। ये इनका महत्वपूर्ण सुझाव था तारकुंडे समिति का। इसने कहा कि केंद्रीय जो निर्वाचन आयोग है इसको 3 सदस्यीय बनाया जाए और इनके सुझाव द्वारा 1989 में 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया था, लेकिन न्यायालय के एक निर्णय द्वारा उसे वापस 1 सदस्यीय बना दिया गया था। इसने केंद्रीय निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय बनाने का सुझाव दिया। इसके साथ साथ राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का भी सुझाव दिया और एक मतदाता परिषद के गठन का सुझाव दिया कि मतदाता परिषदों का गठन किया जाए जो कि चुनाव सुधार हेतु सुझाव प्रदान कर सकें। तो ये 3 बातें इन्होंने बताई, केंद्रीय निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय हो, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हो और मतदाता परिषदों का गठन हो। राजनीतिक दलों को प्रचार हेतु इन्होंने रेडियो और टेलीविजन पर समय देने की भी बातें कही। तो इस प्रकार इनके जो महत्वपूर्ण जो सुधार हेतु इन्होंने जो बातें कही थी उसमें थी कि जो मतदान की आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की जाए, काम चलाऊ सरकार का सिद्धांत लागू की जाए, निर्वाचन आयोग है वो 3 सदस्यीय बनाया जाए, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाए, मतदाता परिषदों का गठन किया जाए, चुनाव के जो राजनीतिक दल हैं उन्हें रेडियो और टेलीविजन पर उन्हें समय दिया जाए, राजनीतिक दलों को जो आय व्यय का ब्यौरा है वो प्रस्तुत किया जाए। ये सारी जो बातें हैं ये बातें इन्होंने सुझाव के रूप में प्रस्तुत की थी। इसके बाद आती है श्यामलाल शकदर समिति, जिसका गठन 1980 में किया गया था, जिसे शकदर समिति के नाम से जाना जाता है। 9 जुलाई 1981 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इसने कहा कि मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान किए जाएं। सबसे पहले परिचय पत्र प्रदान करने का सुझाव दिया था शकदर समिति ने और चुनाव खर्च है वो राज्य द्वारा वहन किए जाने का भी इन्होंने सुझाव दिया था। तो 2 महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे शकदर समिति ने कि परिचय पत्र प्रदान किए जाए और चुनाव खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाए। इसके बाद अगली जो महत्वपूर्ण समिति थी वो थी दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति की बात करते हैं तो दिनेश गोस्वामी जो समिति थी वो 1990 में गठित हुई थी। पहली बात इन्होंने क्या बताया
जैसा कि तारकुंडे समिति ने बताया था कि निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय निकाय होना चाहिए, इन्होंने भी वही बात दोहराई कि निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय निकाय बनाया जाए और इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1993 में निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय बना दिया गया था। जो परिसीमन किया गया था वो परिसीमन 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया था। तो दिनेश गोस्वामी समिति ने कहा कि नया परिसीमन 1981 की जनगणना के आधार पर किया जाए। तीसरा, इसने सुझाव दिया कि बहुउद्देशीय फोटो पहचान पत्र प्रदान किए जाए। जो मतदाता है उनको बहुउद्देशीय फोटो पहचान पत्र प्रदान किए जाएं। जैसा कि सफदर समिति ने कहा था कि मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र दिया जाना चाहिए, उसी बात को आगे बढ़ाकर इसने कहा कि बहुउद्देशीय फोटो पहचान पत्र मतदाताओं को प्रदान किए जाने चाहिए। अगला, इसने सुझाव दिया कि किसी भी उम्मीदवार को 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने का अनुमति ना दी जाए। 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से कोई भी उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकता। अगला सुझाव था कि भविष्य में होने वाले सभी चुनाव ईवीएम के माध्यम से किए जाएं। ईवीएम के प्रयोग की बात किसने की थी? दिनेश गोस्वामी समिति ने की थी। 2 से अधिक चुनाव क्षेत्रों से चुनाव न लड़ने की बात भी दिनेश गोस्वामी समिति ने कही थी। तो ईवीएम का सबसे पहले सुझाव दिया था दिनेश गोस्वामी समिति ने। जमानत राशि की बात करें तो जमानत राशि जो 1/6 निर्धारित की गई है कि कुल मतों का 1/6 मत कोई नहीं प्राप्त करता है कोई उम्मीदवार, तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाए। इसके लिए इन्होंने सुझाव दिया था कि 1/4 मत किए जाएं। 1/6 के स्थान पर कितने मत किए जाएं जमानत राशि हेतु? 1/4 मत का सुझाव दिया था। अगला, इन्होंने सुझाव दिया था कि यदि कोई पद रिक्त हो जाता है तो 6 माह के भीतर उपचुनाव होने चाहिए। रिक्ति होने पर 6 माह के भीतर क्या होने चाहिए? उपचुनाव होने चाहिए। चुनाव के समय यदि कोई स्वतंत्र उम्मीदवार का निधन हो जाता है तो चुनाव को रद्द ना किया जाए। चुनाव प्रक्रिया चल रही है और उस दौरान यदि कोई स्वतंत्र उम्मीदवार का निधन हो जाता है तो चुनाव रद्द ना किया जाए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व चुनाव के संबंध में जुलूस व आम बैठकों की मनाही हो, यानी 48 घंटे पूर्व ना जुलूस निकाला जाए ना आम बैठक की जाए, यानी एक प्रकार से चुनाव प्रचार 48 घंटे पूर्व समाप्त हो जाना चाहिए। इसके अलावा मतदान के दिन कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिया जाए, यानी जो निजी क्षेत्र में, जो कल कारखानों में, उद्योगों में जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनको सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाए। यदि कहीं पर कोई बूथ कैप्चरिंग की घटना हो जाती है, मतदान केंद्र पर कब्जा कर लिया जाता है, तो वहां पर दोबारा मतदान की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सुझाव भी दिनेश गोस्वामी समिति ने दिया था। कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों को दान देने पर भी प्रतिबंध की बात की थी कि कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों को दान देने पर प्रतिबंध लगाया जाए और मतदान अनिवार्य किया जाए। मतदान करना क्या किया जाए? अनिवार्य किया जाए। तो इस प्रकार बहुत सारे महत्वपूर्ण सुझाव दिनेश गोस्वामी समिति ने दिए थे। मतदान अनिवार्य किए जाए, कब्जा किए जो बूथ हैं उन पर दोबारा मतदान किया जाए, सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाए, यदि कोई पद रिक्त हो जाता है तो 6 माह के भीतर उपचुनाव किया जाए, ईवीएम मशीन का प्रयोग किया जाए, 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए, बहुउद्देशीय फोटो पहचान पत्र प्रदान किया जाए और एक निर्वाचन आयोग है उसको 3 सदस्यीय निकाय बनाया जाए। तो ये सारे जो सुझाव थे, ये सुझाव दिनेश गोस्वामी समिति ने प्रदान किए, जो कि महत्वपूर्ण सुझाव थे। अगली जो समिति थी वो थी वोरा समिति। वोरा जो समिति थी वो 1993 में गठित की गई थी। अक्टूबर 1993 में NN वोरा की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था और इस समिति का मुख्य उद्देश्य था कि राजनीति में अपराधीकरण की जांच की जाए कि राजनीति और अपराध का कितना गठजोड़ है। तो राजनीति में अपराधीकरण हेतु इस समिति का गठन किया गया था, लेकिन इस समिति की रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। तो वोरा समिति थी वो राजनीति में अपराधीकरण हेतु गठित की गई थी, अपराधीकरण की जांच हेतु गठित की गई थी। के संथानम समिति 1994। के संथानम समिति जो थी उसका महत्वपूर्ण सुझाव था कि
उम्मीदवारों हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता लागू की जाए, यानी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए उम्मीदवारों हेतु। ये महत्वपूर्ण सुझाव दिया था के संथानम समिति ने। और जो परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है उसके अनुसार समय समय पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन होना चाहिए और जो निर्वाचन नामावलियां हैं उन नामावलियों को अद्यतन रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। जो भी निर्वाचन अधिकारी है निर्वाचन के समय वो सभी निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन आयोग के अधीन होने चाहिए। के संथानन समिति ने क्या क्या सुझाव दिए कि उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन समय समय पर होना चाहिए, निर्वाचन नामावली अद्यतन रखनी चाहिए और निर्वाचन अधिकारी जो हैं वो निर्वाचन आयोग के अधीन होने चाहिए। ये थे के संथानम समिति के सुझाव। इसके बाद आती है इंद्रजीत गुप्त समिति 1998। इंद्रजीत गुप्त समिति ने महत्वपूर्ण सुझाव दिया था कि लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उस चुनाव का खर्च राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाए, यानी चुनाव खर्च किसके द्वारा वहन किया जाए, सरकार द्वारा वहन किया जाए और उस चुनाव खर्च हेतु एक सार्वजनिक कोष की स्थापना होनी चाहिए, सार्वजनिक कोष बनना चाहिए जिससे चुनाव खर्च किया जा सके और वो खर्च सरकार द्वारा ही किया जाए। इसके अलावा 10,000 से ऊपर यदि कोई व्यक्ति या संस्था चंदा प्रदान करती है तो वो ड्राफ्ट द्वारा या चेक द्वारा ही प्रदान किया जाना चाहिए। ये 3 महत्वपूर्ण सुझाव इंद्रजीत गुप्त समिति ने दिए थे। तनख्वाह समिति 2010 में श्री विवेक के तनख्वाह की अध्यक्षता में तनख्वाह समिति की गठन हुआ था। विवेक के तनख्वाह की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था और इस समिति ने अपनी जो रिपोर्ट थी इस रिपोर्ट में बहुत सारे बिंदुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। पहला था राजनीति में अपराधीकरण, यानी वो समिति जिसके लिए गठित की गई थी उस राजनीति में अपराधीकरण पर तनख्वाह समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी। चुनावों में चंदा पर इसने रिपोर्ट तैयार की। साफ सुथरे चुनाव किस प्रकार आयोजन किए जा सके उसके बारे में रिपोर्ट इसने प्रस्तुत की। राजनीतिक पार्टियों का नियमितीकरण किया जाना चाहिए, इसके बारे में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके अलावा राजनीतिक पार्टियों की ऑडिट होनी चाहिए। इन्होंने कहा राजनीतिक पार्टियां की क्या होनी चाहिए, ऑडिट होनी चाहिए और चुनावी जो भी नियम है उन नियमों की पुनः समीक्षा की जानी चाहिए। तो ये था तनख्वाह समिति, चुनावी नियमों की पुनः समीक्षा, राजनीतिक पार्टियों की ऑडिट, राजनीतिक पार्टियों का नियमितीकरण, साफ सुथरे चुनावों का आयोजन, चुनावों में चंदा, राजनीति में अपराधीकरण, इन सब के बारे में तनख्वाह समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी और 2010 में इसका गठन किया गया था। तो इस प्रकार अपन ने विभिन्न समितियों का अध्ययन किया जो कि चुनाव सुधार से संबंधित थी समितियां, इनके बारे में हमने पढ़ा। और ये जो समितियां थी इन समितियों ने अनेक सुझाव प्रदान किए, जिसमें तारकुंडे समिति और जो गोस्वामी समिति थी उनके जो चुनाव सुधार से संबंधित जो सुझाव थे वो महत्वपूर्ण सुझाव थे और उनके आधार पर चुनाव सुधार से संबंधित प्रावधान भी किए गए, जिनके बारे में अपन आगे अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से प्रावधान किए गए, किन किन प्रावधानों को लागू किया गया इन समितियों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर और किन किन प्रावधानों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। तो ये था चुनाव सुधार से संबंधित अपना टॉपिक। अगले जो बिंदु है वो चुनाव आयोग के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं, उसमें अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से चुनाव सुधार लागू हो गए और कौन कौन से चुनाव सुधार लागू होने बाकी हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। देखते रहिए अपना जो चैनल है पॉलिटिकल हब फॉर यू।